आप सभी को मेरे इस क्लास में स्वागत है। मैं कुणाल कुमार। मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा के राजनीति विषय के कुछ तथ्यों से अवगत करवाता हूँ। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 12वीं राजनीति विषय, राजनीति शास्त्र में तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। इस अनुच्छेद में पहला 52, 61, 72, 75, 85 और 123 और 213, 124। 52 में भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में उल्लेखनीय है। और अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति का एक पद स्थापित किया गया है। अगला है 61। ये 61 राष्ट्रपति को यदि किसी कदाचार में या कहीं किसी इल्ज़ाम में दोषी पाए जाने पर संसद के द्वारा महाभियोग की व्यवस्था की गई है, इसका अनुच्छेद 61 में वर्णन है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग क्या है? तो महाभियोग राष्ट्रपति को उसके कार्य के पहले यानी 5 साल के पहले हटाने का प्रावधान है, जो संसद में पारित करके विचार करके अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा उसे समाप्त किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 72। ये जो 72 अनुच्छेद है, ये क्षमादान की शक्ति है, यानी ये राष्ट्रपति को प्राप्त है कि वह मृत्युदंड यानी किसी व्यक्ति के फांसी तक की सजा को कम या समाप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र के अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 में ही ऐसा वर्णन है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार अनुच्छेद 85 में है, यानी 5 साल के बाद 5 साल पूरे होने पर या 5 साल के पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को विघटन या समाप्त कर सकते हैं। 1 मिनट साथियों। और अगला है अनुच्छेद 123, 1, 2, 3। ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है भारतीय संविधान में। 1, 2, 3। और यह अध्यादेश क्या है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति खुद अपने मर्जी से, अपने पावर से भारत के लिए कानून बना सकता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब संसद में कोई बैठक या किसी तरह का सत्र स्थगित होते हैं या देश के अंदर में किसी सख्त कानून की इमरजेंसी ज़रूरत आन पड़ती है, तो उस दौरान राष्ट्रपति के लिए एक अनुच्छेद 123 बनाई गई है, जो राष्ट्रपति अपने स्वयं
अध्यादेश जारी कर सकता है। और उस समय के जो कानून का मांग है, जो कानून नए कानून की ज़रूरत है, वह बिना संसद के चले बिना अनुच्छेद 123 के यानी 1, 2, 3 के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसे आप याद ऐसे कर सकते हैं कि जब 1, 2, 3 यानी लोकसभा, राज्यसभा या दोनों के कोई सदन स्थगित होने पर, नहीं चलने पर राष्ट्रपति 1, 2, 3 यानी 123 के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक वैसा ही इनके ही जैसा मिलता जुलता उल्टा 213 213 राज्य में किसी आवश्यक कानून पड़ने पर या विधानमंडल में किसी तरह का सत्र न चलने की स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश यानी कानून, जो आवश्यक कानून है उस राज्य के लिए उसे लागू कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद है 124। 124 अनुच्छेद के आधार पर भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 जो 124 से 147 तक है। इसके अलावा हम अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज देखेंगे, चूँकि यह 12वीं के राजनीति विषय में खूब पूछे जाते हैं प्रश्न इससे संबंधित। तो हम लोग अगला अनुच्छेद और देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 324। एक अनुच्छेद 324 है। ये 324 अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है 324। और 368 में हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भारत में किसी नए बात को हम संविधान में जोड़ने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। तो इसे आप याद कर लेंगे, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। और एक 352, 356 और 360 है जो राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं। और ये तीनों अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। यानी हमारे भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल धारा है। उस 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल का तात्पर्य है कि किसी बाहरी आक्रमण या भारत के अंदर में किसी खास वजह से इमरजेंसी आ जाने पर राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं और कर सकते हैं। अगला है 356। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री जब तक न बना हो या किसी कारणवश मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, उस अवस्था में राज्य का कार्यभार डायरेक्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा करते हैं। राज्यपाल के द्वारा चलाए गए शासन ही राष्ट्रपति शासन है। और अगला है अनुच्छेद 360। यह वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात का मतलब रुपया का इमरजेंसी हो जाना, रुपया का किल्लत पड़ जाना, रुपया न मिलना, इस कंडीशन में वित्तीय आपात लागू किया गया अनुच्छेद 360 में। इसके अलावा हम अन्य अनुच्छेद का अर्थ होता है संविधान में जो धाराएं हैं उसके संबंधित प्रमुख तथ्य। अगले अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद
14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23 और 24। अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के समक्ष समानता या समता का अधिकार है और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का प्रत्येक भारतीयों को जो अधिकार मिला है, यह अनुच्छेद धारा 19 से 22 के बीच में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 14 में आप लिखेंगे मेरे साथ। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के अधिकार। अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न करना। यानी भारतीय नागरिकों में या नागरिकों के साथ किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे को जाति, लिंग, धर्म या क्षेत्र के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं और नहीं करना है, ऐसा अनुच्छेद 15 में लेख है। और अनुच्छेद 16 में अवसर की समता है। अवसर की समता या विशेष अवसर। जो ये विशेष अवसर है, ये अनुच्छेद 16 में है। यानी भारत सरकार के जो भी अवसर होंगे, उसमें सभी लोग, भारत के प्रत्येक नागरिक समान रूप से उस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं और इसे कोई छीन नहीं सकता है, ऐसा अनुच्छेद धारा 16 में वर्णित है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का नाश। छुआछूत का नाश अनुच्छेद 17 में है कि कोई व्यक्ति किसी के छुआछूत या जैसे भेदभाव रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अनुच्छेद 17 के तहत भारत में छुआछूत को नाश किया गया है, समाप्त किया गया है। यानी अनुच्छेद 17 ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति छुआछूत की भावना नहीं रखना है। अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के पहले या बाद में जो पहले रखा करते थे, जमींदार, ठाकुर या साहूकार या जमींदार, तो इन सब पर रोक लग गई है और ये हमें ऐसे उपाधियों की समाप्ति अनुच्छेद 18 के तहत संविधान में किया गया है। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये है कि हमें बोलने, घूमने, आने जाने, भारत के अंदर में कहीं भी आने जाने या वहाँ रहने, घर बसाने, घर खरीदने का हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ये जो फंडामेंटल राइट है, ये अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो ए से लेकर जी तक मिला हुआ है। यानी इसके तहत हमें 7 तरह के अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई थी, और इसी अनुच्छेद में एक संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19 में ही वर्णित था, जो भारतीय संविधान के इतिहास में 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया, और इसे कानूनन संपत्ति को कानूनन विषय बना दी गई है, संवैधानिक विषय बन गया है, जो अनुच्छेद 300 ए में है, ए में शामिल किया गया है। आप कैसे याद करेंगे कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया, जिसे आप याद कर सकते हैं 44वां संविधान संशोधन में, यानी दिन दूना रात चौगुना, अर्थात 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा हमें बोलने की आज़ादी और हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता, जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, पत्रकारिता की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के ए में वर्णन किया गया है। इसके अलावा 19 के ए में ही बोलने के कारण अगर प्रभावित लोग हो जाए तो फिर संगठन बनाने का भी अधिकार है, फिर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का अधिकार है, और रहने का अधिकार है, वहाँ बसने का अधिकार है। इन तमाम अधिकारों को अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 20 में अपराध संबंधित अधिकार मिला हुआ है। किस संबंधित? अधिकार संबंधित अपराध से बचने का उपाय। अपराध संबंधित लिखते हैं, अपराध संबंधित। इसके तहत 3 बातें हैं कि आप जिस समय अपराध करते हैं उस समय के कानून के आधार पर आपको सज़ा दी जाएगी, या तो पहले या नए कानून बने हैं उसके आधार पर बनेंगे, उसके आधार पर सज़ा आपको नहीं दी जाएगी। इसके अलावा और अन्य अधिकार मिला हुआ है जो अपराध संबंधित है। और हाँ, और एक सज़ा के लिए, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, 2 या 4 नहीं मिल सकता है। यानी एक तरह से ये भी हमें मौलिक अधिकार में प्राप्त है। इसके अलावा 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता।
यानी अनुच्छेद 21 में हमें अपनी प्राण और देह को बचाने की स्वतंत्रता मिली हुई है कि भारत के किसी जगहों पर या कहीं हमें अपनी जान बचाने का पूर्ण अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 21 में। और 21 में ही मैरिज करने की स्वतंत्रता है, शादी विवाह करने की जो स्वतंत्रता है व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। और अनुच्छेद 22 में अपराध से बचने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार से बचने या अब अधिकार हम नहीं है, अपराध हम नहीं है, अपराधी हम लोग कोई व्यक्ति नहीं है, इससे बचने का भी अधिकार है। इसमें भी 3 बातें हैं जैसे अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 22 में है कि अगर कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है पुलिस, तो उसे आप किस लिए हमें गिरफ्तार कर रहे हैं उसके कारण पूछने का हमें मौलिक अधिकार है। इसके अलावा हमें मनपसंद वकील लेने का अधिकार है और हमें 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करने का जो मांग है वो हम रख सकते हैं अनुच्छेद 22 के तहत। और अनुच्छेद 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कोई शोषण कर रहा है या कोई व्यक्ति दूसरे पर जुल्म कर रहा है, पीट रहा है, शोषण कर रहा है, किसी जीव प्राणी या मनुष्य को तबाह कर रहा है, तो उसे रोकने का मुझे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में बेगारी, यानी किसी से हम बेगारी नहीं करा सकते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति को खटाकर मजदूरी कराकर उसे हम बिना मजदूरी दिए अगर हम छोड़ रहे हैं तो उस व्यक्ति को 23 के आधार पर वह अपना मजदूरी ले सकता है। यानी किसी व्यक्ति को बेगारी या उस पर जुल्म या किसी भी व्यक्ति को खरीद बेच नहीं सकते हैं। खरीदना बेचना अपराध है, ये अपराध है, ऐसा अनुच्छेद 23 कहता है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए कारखाना खतरनाक है। अर्थात हम 14 वर्ष से कम आयु वाले लड़का हो या लड़की, उसे हम काम नहीं करवा सकते हैं। उसे पढ़ाने का गार्जियन या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनता है और उस लड़का में मौलिक अधिकार है कि 14 वर्ष से कम वह शिक्षा ग्रहण करने का काम करे। कि किसी भी कल कारखाने या होटल दुकानों पर 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो अनुच्छेद 24 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है उसके अभिभावक के प्रति। तो कैसे याद करेंगे कि 24 में क्या है? तो 24 है और ये 14 है, यानी 14 में ये वर्णन है 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के लिए श्रम अपराध है, यानी कोई तरह का काम करवाना गैर कानूनी है। आप इसे याद कर लेंगे, इत्मीनान से समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। अगले अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं
अब आप देखेंगे कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये इसलिए बनाया गया है कि जो मैंने इसके पूर्व में पढ़े हैं या पढ़ा कि हमें मौलिक अधिकार कई तरह से मिला हुआ है, कई प्रकार के मौलिक अधिकार जीने से लेकर सारी व्यवस्था तक मिली हुई है, और ये कोई छीन न ले या कोई शासन इसे मानने या प्रशासन हो या कोई व्यक्ति इसे छीन रहा हो किसी नागरिक से, या कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार मतलब उस मौलिक अधिकार को बचा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़े कि समानता का अधिकार होना चाहिए, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, छुआछूत नहीं करेंगे, उपाधियों का अंत होना चाहिए, जाति लिंग भेदभाव नहीं होनी चाहिए, या हमें बोलने का अधिकार, कहीं घूमने फिरने या रहने का जो हमें अधिकार मिला है, अगर कोई ऐसा नहीं मानता हो या सरकार हमें छीन रहा हो या हमें कोई शासन इसके प्रति विपरीत कार्य कर रहा हो, तो हम इसे बचाने के लिए मौलिक अधिकार को संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 में यही वर्णन है कि हम मौलिक अधिकार को हम कैसे बचाएं, और हमें अनुच्छेद 32 ये बतलाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। यानी जब हमारे कोई जान पहचान के सुप्रीम कोर्ट में वकील है तो उसे हम अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार बचाने के उद्देश्य से हम 5 तरह के रीट जारी करा सकते हैं। ये इसे रीट जारी किया जाता है, रीट जारी करने का अधिकार है। और इसीलिए डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं। कि संविधान की आत्मा कौन है? अनुच्छेद 32 है। चूँकि अनुच्छेद 32 वो अनुच्छेद है जो 6 जो मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को जो मिलता है मौलिक अधिकार, उसे सुरक्षा देने का काम अनुच्छेद 32 करता है। अब अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 40, ये प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना किया जा सकता है या राज्य अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 40 में है। यानी ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक कानून जो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में यह लागू किया गया है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। तो समान नागरिक कानून 44 में वर्णन है और यह राज्य पर निर्भर करता है, चूँकि यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व आ गया तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में वन एवं जीव प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। वन एवं जीव प्राणी, वन्य जीव प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। और यह
वन्य जीव प्राणी को हम कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 48 के ए में है। यानी बेवजह किसी जंगली प्राणी को हम क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, वो भी सामान्य नागरिक के जैसा, सामान्य व्यक्ति के जैसा स्वतंत्र विचरण करने का उसे छूट मिला हुआ है। और ऐसा उसे करने के लिए कोई रोकता है तो उसे सरकार, इसलिए सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग 48A को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं कि वन्य जीव, जो वन्य प्राणी है, पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, उसे भी स्वतंत्र घूमने का अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 48 के ए में। तो 48 के ए में वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व हम इसे कोर्ट में यानी न्यायालय में ले जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, बाध्य नहीं है। यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में ले जाने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य अपनी स्वेच्छा से इसे लागू करने का काम करता है। ये अनुच्छेद 37 में वर्णन है कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को हम इसे कोर्ट में हम खींचकर घसीट कर नहीं ले जा सकते हैं, और कोई नागरिक किसी राज्य में उसे लागू कोर्ट के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 37 में वर्णन है। और अनुच्छेद 76 और इसके पूर्व में थे 165। तो 76 पहले हम लोग देखते हैं। 76 में है महान्यायवादी, कि भारत में महान्यायवादी पोस्ट होगा। यानी भारत सरकार को किसी कानून की जानकारी या कानूनी सलाह लेने की जरूरत पड़ती है तो उसे सलाह देने का काम महान्यायवादी करते हैं, अटॉर्नी जनरल करते हैं। और इसकी चर्चाएं अनुच्छेद 76 में किया गया है, महान्यायवादी। और महान्यायवादी संसद में भाग ले सकते हैं, लेकिन वह वोट नहीं दे सकते हैं। अगला है 165, ये इसका नाम है सोलिसिटर एडवोकेट। इसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, महाधिवक्ता भी कानून के सलाहकार होते हैं, और महान्यायवादी पद भी कानून के सलाहकार किसके, तो सरकार के कानूनन सलाहकार होते हैं। महाधिवक्ता राज्य के लिए, राज्य सरकार के लिए होती है, और महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए होते हैं। 153 में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 153 में किया गया है। और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग का गठन या वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत नियुक्त करते हैं, कमीशन बनाते हैं। और यहाँ है 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन को
राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। यानी किस देश के अंदर में किसी सख्त कानून की आवश्यकता हो या कानून या किसी अन्य कानून की जरूरत आन पड़ती है, उस समय राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकते हैं। लेकिन संसद की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अगला है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित की जाती है। यानी धन विधेयक की चर्चाएं, धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो 108 हम लोग श्री 108 जग वगैरह में देखते हैं कि श्री 108 करके जग किया जाता है और उसमें सभी लोग आते हैं और बैठक करते हैं। ठीक उसी तरह संसद में भी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के बुलाने पर संयुक्त अधिवेशन का आयोजन अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। और अनुच्छेद 110 में जब बैठक होंगे तो धन की चर्चाएं होगी, धन की बात किया जाएगा। तो उसे याद रखिए कि 110 में धन विधेयक का वर्णन 110 में की गई है। और ये धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक का तात्पर्य है ऐसी बात जिसे रुपया कौड़ी संबंधित विषय होते हैं, उस संबंधी विषय को धन विधेयक कहा जाता है। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक की चर्चाएं लोकसभा से शुरू होती है। और 112 में बजट पेश करना, यानी बजट की चर्चा या बजट की तैयारी अनुच्छेद धारा 112 के तहत की जाती है कि कितने खर्च किस मद में की जाएगी और कौन सा मद कितने इम्पोर्टेंट है उस वर्ष के लिए, और उसके अनुसार उसका बजट तैयार करना ही बजट की तैयारी है, जो अनुच्छेद 112 में वर्णित है। आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।